हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है सारे भाई लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में ज़ोर से लगे होंगे। और चूँकि आरओ की प्रीलिम्स हो चुके हैं और उसकी वैकेंसी अभी विवाद में है। उसका भी अगर मान लो क्लियर होता है तो मेंस भी है और उसमें भी जीएस आता है। तो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए और आगे मेंस को ध्यान में रखते हुए आरओ के हम आपके लिए एक ऐसी चीज़ ला रहे हैं जो आपकी तैयारी को और बूस्टर प्रदान करेगी। यानी इस सीरीज में हम आपको क्विक एक्सप्रेस बनाकर एक ऐसी सीरीज देने वाले हैं जिसको देखकर और जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। इसी सीरीज में हम आपके लिए लेके आए हैं भारत का भूगोल। चूँकि आप भूगोल पढ़ चुके होंगे, लेकिन ये सीरीज जो है वो सिर्फ आपके रिवीजन के लिए है। और अगर आप इस रिवीजन को कर लेते हैं, इस क्लास को करते हैं, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आपका एक भी सवाल जो पीसीएस प्रीलिम्स में पूछा जाना है वो नहीं रोकेगा। और हम इसमें जितने क्वेश्चन डाले हुए हैं उसके साथ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज जो देते रहेंगे उसको भी आपको लिखते रहना है या समझते रहना है, जिससे आप पूरे एक टॉपिक की पूरी जानकारी रखते हुए और एग्ज़ाम में कोई भी सवाल आपसे ना छूटे, हम इसकी पूरी गारंटी लेते हैं। और ऐसा आप करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हम शुरू करने वाले हैं मैराथन ज्योग्राफी की, इंडियन ज्योग्राफी की, जो आगे 3 क्लास में थोड़ा थोड़ा करके हम कंप्लीट करेंगे। और ये 3 क्लास आपके सारे जितने भी ज्योग्राफी के सवाल यूपीपीसीएस में बनेंगे वो सारे आपके बना देगी, अगर आप इसको अच्छे से और ध्यान से कर लेते हैं और आपकी तैयारी पहले से थोड़ी सी है तब। तो इसी के साथ हम शुरू करेंगे और ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिससे आप जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए तो चलिए तो चलिए बढ़ते हैं और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हर एक क्लास और हर एक नोटिफिकेशन आगे मिलता रहेगा। और चूँकि मैं आपको कुछ ये समझा दूं कि आगे हम कैसे कैसे चलेंगे, तो आगे हम 3 क्लास में इंडियन ज्योग्राफी ख़त्म करने वाले हैं। आगे इसी तरीके से 2 क्लास और लेंगे जिसमें आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी वो ख़त्म करेंगे। टोटल 5 क्लास में आपकी ज्योग्राफी ख़त्म होगी और उसके बाद एक भी सवाल आपका सिंगल क्वेश्चन भी आपके सारे क्वेश्चन बना के दिखाने की हमारी गारंटी है। सारे क्वेश्चन उसी से आने हैं, बस आप इसके आसपास की चीज़ें, एक टॉपिक है उसके आसपास की चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं और इसी के साथ अपना आगे का प्लान बढ़ाते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सी चीज़ सही है। अभी आपको ध्यान रखना है कि आप इसके साथ सारी नॉलेज जानने वाले हैं और आप अपनी तैयारी को और बेहतर करने वाले हैं। तो इसको बड़ा ध्यान से सुनने की और करने की ज़रूरत है। आप चाहें तो अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है या कौन से कथन सही है। तो पहला कथन है कि भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत 7वां बड़ा देश है, इसीलिए ये कथन हो जाता है गलत। इसी तरीके से कह रहे हैं कि संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। ये बात सही है, यानी भारत का क्षेत्रफल 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है विश्व का। तीसरा पॉइंट यानी ये सही है। तीसरा पॉइंट है कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। यानी कि ये भी सही बात है कि हमारी जो कर्क रेखा है वो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। अभी मोटा मोटा मैं मैप बना के बता रहा हूँ कि ये 2 बराबर भागों में बांटती है। 23.5 डिग्री 30 मिनट, मतलब 23 डिग्री 30 मिनट। तो ये क्वेश्चन भी पॉइंट भी आपका सही हो जाता है। अगला पॉइंट है भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। ये बात गलत है, क्योंकि भारत उष्ण के साथ उपोष्ण में भी पड़ता है। यानी कि आपके जो आंसर सही होंगे वो 2 और 3 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप जानते चलेंगे कि भारत के बारे में क्या क्या कहा जा रहा है। तो ये 2 बातें आप समझ रहे हैं कि भारत विश्व का 2.4% है और कर्क रेखा 2 भागों में इसको बांटती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के बारे में कौन सा सही है या सही है। तो आपको इस तरीके से
समझना है कि इनमें से कौन से सही हैं। तो फिर से पहला पॉइंट है कि भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, फिर से गलत हो जाता है क्योंकि ये 7 पड़ता है, और 7 है तो 6 यानी आगे के यानी शुरुआत के 6 कौन से हैं वो उनके लिए मैं आपको नाम बता देता हूँ या थोड़ा साथ में मेरे करते रहिए। पहला है रसिया, दूसरा है कनाडा, तीसरा है चाइना, चौथा है यूएसए, पांचवा है ब्राज़ील, और छठवां देश है अपना ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद हमारा देश इंडिया आता है, वो 7th आता है। अगर आपको 8वां भी पूछता है तो आप 8वां देश लगाएंगे अर्जेंटीना। कौन सा लगाएंगे? अर्जेंटीना। अब चूँकि 8वां भी पूछ सकता है, इसीलिए आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगला पॉइंट देखिए कि ये गलत हो जाता है। अगला पॉइंट है कि यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, यानी कि ये भी सही बात हो जाती है। और समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है, यानी हमने अभी देखा कि ये बात भी गलत है। अगला है कि 82.5 पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, यानी ये बात भी सही है। जो 82.5 लाइन है हमारी, उसी से हमारे भारत में टाइम का कैलकुलेशन किया जाता है। तो इस तरीके से आंसर फिर से हमारा बन जाता है 2 और 4। अगला क्वेश्चन है कि भारतवर्ष आकार में विश्व का कौन सा है? तो अभी मैं जैसे बता रहा था कि आकार में हमारा कौन सा है? 7वां सबसे बड़ा देश है। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाता है सी। कौन सा देश है? 7वां। अगला क्वेश्चन है कि भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, यानी गलत बताना है। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन से सही हैं, इनको हटा के जो बचेगा वो तुम्हारा आंसर बन जाएगा। तो कह रहे हैं कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से ये वाला पॉइंट सही है, और भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, यानी ये भी सही है। और इसकी भूमि सीमा का विस्तार, यानी मुख्य भूमि सीमा का विस्तार लगभग इतना है, यानी 15,200 किलोमीटर है, यानी ये बात भी सही है। फिर कह रहे हैं कि सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, ये बात जो है गलत है, यानी हमारा आंसर यही बन जाएगा, क्योंकि सूर्योदय जो है अरुणाचल प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। तो अभी हम जब आगे चर्चा करेंगे क्वेश्चंस पे कि भारत का पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो उसके बाद तब हम आपको बताएंगे कि अरुणाचल प्रदेश में कौन सी जगह पड़ती है जहाँ से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि वहाँ से सूर्योदय होता है। अगला क्वेश्चन है कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है। तो हम लोग जानेंगे कि सेम अक्षांश, यानी कि अगर जैसे मैप में अगर बना दूं तो ये जैसे इंडिया हो जाता है, तो ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से सिक्किम ये है, तो यहाँ से गुजरती है अगर एक रेखा, तो वो कहाँ से और गुजरेगी, ये वो पूछना चाह रहे हैं। तो आप बताइए कि ऐसे करके अगर अक्षांश बन रहा है तो वो कहाँ से गुजरेगा या किससे और होके गुजरेगा, ये आपको पूछा गया है। तो आप लोग सब बताएं कि राजस्थान से गुजरेगा या पंजाब से गुजरेगा या जम्मू कश्मीर से या हिमाचल प्रदेश से। तो जैसा कि आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश यहाँ है, जम्मू कश्मीर यहाँ है, पंजाब यहाँ है, तो बचता है हमारा राजस्थान। तो ये राजस्थान आपका आंसर हो जाएगा। तो जो सिक्किम से गुजर रही है अक्षांश रेखा, वही यहाँ से भी गुजरेगी, ये आपको ध्यान रखना है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, ये पूछा है। गुजरती है, तो आपको जानना है कि कर्क रेखा भारत में किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो उसके लिए हम आपके लिए मैप बनाते हैं और ये समझते हैं कि भारत में रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो जिस तरीके से कि हम जानते हैं कि कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब वो 8 राज्य कौन से हैं उनको जान लेते हैं। तो हम लोग वेस्ट से ईस्ट की तरफ इनको जान लेते हैं, फिर आप अपने हिसाब से ईस्ट टू वेस्ट भी कर सकते हैं और वेस्ट टू ईस्ट भी जान लेते हैं, कर लेते हैं। तो पहला सबसे वेस्ट में राज्य पड़ता है गुजरात, दूसरा पड़ता है आपका एमपी, तीसरा पड़ता है छत्तीसगढ़, चौथा पड़ता है आपका झारखंड
5वां पड़ता है आपका वेस्ट बंगाल, 6वां पड़ता है आपका त्रिपुरा, और 7वां है आपका मिज़ोरम, और 8वां राजस्थान, जो हमें यहाँ लिखना था। तो 8 इस तरीके से आपके ऐसे राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री 30 मिनट गुजरती है। ये आपको ध्यान रखना है। पहला है गुजरात, फिर राजस्थान, फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिज़ोरम। तो इस तरीके से भारत से गुजरने वाली रेखाएं हो जाती हैं 8। आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये फिर सेम पूछा है, आप ऊपर वाले के हिसाब से लगा सकते हैं। किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो गुजरात से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है। तो आपका आंसर हो जाता है 1, 2, 4। अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा किससे गुजरती है? आप फिर से लगाएंगे। किन से गुजरती है? त्रिपुरा से भी गुजरती है, एमपी से भी गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, यानी सभी से गुजरती है। तो जिस तरीके से आप शार्प रिवीजन कर रहे हैं और उसके साथ जो आसपास की नॉलेज हो सकती है वह भी जान रहे हैं, तो इस तरीके से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और बस अपने रिवीजन को करते रहिए। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, चाहे वो इस वीडियो के माध्यम से हो, चाहे नोट्स के माध्यम से हो, बहुत ज़रूरी है। तो अगला इसी तरीके से क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है बताना है। तो हम जैसे कि जानते हैं कि झारखंड जो है वो ऐसा राज्य है जहाँ से हमारी कर्क रेखा गुजरती है। और एक और क्वेश्चन आता है, उसको मैं अभी यहीं बता देता हूँ कि कर्क रेखा को ऐसी कौन सी नदी है जो 2 बार काटती है? तो ये हमारी माही नदी है। हमारी माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये आपको ध्यान रखना है कि कई बार क्या है कि पता नहीं होता या ध्यान नहीं रहता, जिसकी वजह से गलती हो जाती है। तो इस चीज़ को नहीं करना है। और अगर पूछता है, कहीं भी पूछता है, चाहे पॉइंट में पूछे चाहे क्वेश्चन में पूछे, तो आपको याद रखना है, बता देना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो कौन सा राज्य है जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती? जैसा कि हमने बताया कि इनसे गुजरती है, इनसे गुजरती है, इनसे गुजरती है, लेकिन इससे नहीं गुजरती है। तो आपको ध्यान रखना है कि मणिपुर से नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? निकटतम यानी सबसे पास 23 डिग्री के कौन सा पड़ेगा? सबसे पास 23 डिग्री के कौन सा पड़ेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि गांधीनगर जो है वो निकटतम दूरी पे पड़ता है। अब अगर इसके आसपास वो पूछता है कि कितने पे पड़ता है, तो 23 डिग्री 19 मिनट आप बता देंगे कि 23 डिग्री 19 मिनट पे ये पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होती है? तो आप हमेशा याद रखें कि जब ग्रीष्म ऋतु बढ़ती है तो ऊपर बढ़ने पर दिन की अवधि बढ़ती जाती है, कि दिन की अवधि बढ़ती है। तो इन सब में आप देख लेंगे कि जो सबसे ऊपर होगा उसकी अवधि, दिन की अवधि सबसे ज़्यादा होगी। तो जैसे कि दिल्ली है तो उसकी अवधि सबसे ज़्यादा होगी। इस तरीके से अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से निकटस्थ है, यानी कि सबसे उसके पास है? तो कौन सा क्वेश्चन है कि सबसे निकट है? तो ये एमपी का जबलपुर आपका आंसर बनेगा। बाकी ये अहमदाबाद, ये वाराणसी, ये उज्जैन इसके कंपैरिजन में कम है, यानी उसके पास कम है। जबलपुर उसके पास अधिक निकट है, जो कि इसकी जो है 23 डिग्री 11 मिनट है, जो लगभग 23 डिग्री 30 मिनट के पास आ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया कि वो नदी पूछ सकता है कि कौन सी नदी है जो आप कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये हमारी कौन सी नदी है? माही नदी है। आपका आंसर इस तरीके से बन जाएगा, पूछा भी गया है, आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, चाहे तो छोड़ सकते हैं, या ऐसा पूछने का ट्रेंड अब कम हो गया है। तो आप फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर यानी कि हमारी जो मानक समय देखा है उस पर अगर आधी है, यानी कि 12 बज रहे हैं रात के, तो रात का बजेगा तो AM हो जाएगा। तो पूछ रहे हैं एक स्थान पर सुबह के 6 बजता है, यानी कि इसमें और 6 प्लस कर लें तो उस स्थान की जिस यामोत्तर पर है वह है कौन सी है? तो ये पूछ रहा है कौन सा देशांतर हमारा पड़ेगा, ये पूछ रहा है। तो हमारे पे है 82:30 पे 12 बज रहे हैं, और वो 6 क्या पूछ रहा है, 6 घंटे बाद। तो हम जानते हैं कि 15 डिग्री में 1 घंटा होता है, 1 आवर्स होता है। तो जिस तरीके से अब हमें 6 तक जाना है तो 15
मतलब 6 घंटे करना है तो 15 छिके 90 करने हैं, यानी कि 90 डिग्री और जोड़ना है। तो ऐसे जोड़ेंगे दोनों को तो ये वाला आपका बन जाएगा और आपका 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुजरात की सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित बालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा। ये पूछा जा रहा है कि कितने घंटे का अंतराल होता है या होगा, तो आप सीधा बताएंगे 2 घंटे का अंतराल होता है, क्योंकि लगभग हमारे पूर्वी और पश्चिमी के बीच में कितने डिग्री का गैप है, 30 डिग्री का। तो हमने जैसे अभी बताया कि 15 डिग्री बराबर 1 घंटा होता है, यानी कि 1 आवर्स होता है। इसी तरीके से 30 डिग्री को हम 2 आवर्स बोलेंगे, यानी 2 घंटे बोलेंगे। तो कितने गैप हो गया, 2 घंटे का गैप हो गया। और 2 घंटे गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच का है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच के गैप को हम 2 घंटे के अंतराल पे जानते हैं। अगला है कि भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है, कहाँ से नहीं गुजरती है। तो अब ये जान लेते हैं कहाँ से गुजरती है, तो आपको पता चल जाएगा कहाँ से नहीं गुजरती है। तो ऐसे हम बढ़ते हैं कि कहाँ से गुजरती है। तो भारत में ये 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन से 5 राज्य हैं वो आप जान लें। कि पहला है, आपको एक ट्रिक के जरिए बताता हूँ, मौका। इसको आप याद रखें, एम फॉर MP, उड़ीसा, यूपी, छत्तीसगढ़ और ये आंध्र प्रदेश। तो इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है आपकी 82.5 डिग्री 30 मिनट वाली रेखा, जिसको हम IST या भारतीय मानक समय रेखा बोलते हैं। तो MP हो गया, उड़ीसा हो गया, यूपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। तो जो नहीं होगा वो आपका आंसर होगा। तो यानी महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, तो आपका ऑप्शन हो जाता है महाराष्ट्र। आप याद रख लें कि इसकी जो है जल्दी से याद रखने वाली ट्रिक है मौका, जिसमें MP है, O फॉर उड़ीसा, यूपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है। तो मैंने जैसे आपको अभी बताया कि 82.5 हमारी पूर्वी देशांतर रेखा को हम प्रामाणिक मध्याह्न रेखा, भारतीय मानक समय रेखा, IST बोलते हैं, कई अन्य नामों से हम जानते हैं, यानी स्थानीय समय रेखा भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से, अब कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप है, देशांतर पर स्थित है। यानी दिल्ली के देशांतर पर, दिल्ली अगर यहाँ है तो इसके पास कौन सा होगा, ये ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। तो आप बताइए कौन सा होगा कि दिल्ली के सबसे पास में कौन सा होगा। दिमाग लगाइए कि हैदराबाद होगा या पुणे होगा या बेंगलुरु होगा या नागपुर होगा। तो आप सभी जानते हैं कि नागपुर, ये और ये दोनों आउट हो जाते हैं, तीनों, बचता है आपका बेंगलुरु। तो दिल्ली के पास में कौन सा हो जाएगा, आपका बेंगलुरु हो जाएगा। तो अगला ऐसे क्वेश्चन बढ़ते हैं कि बेंगलुरु जैसे कर्नाटक की राजधानी है, तो वो आपकी दिल्ली के देशांतर पर बढ़ती है लगभग। तो जिस तरीके से अब हम आगे बढ़ते हैं कि भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु, यानी कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, ये पूछा जा रहा है कि भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो आप इसमें कौन सा लगाएंगे ये आपको बताना है। तो इंदिरा पॉइंट जो है वो सुदूर दक्षिणी बिंदु है, ये आपको याद रखना है। अब कौन से कैसे हैं तो हम इस पे चर्चा कर लेते हैं कि ये इस तरीके से हम जान लेते हैं, या भारत के एक छोटा सा मैप बनाकर भी हम समझते हैं। अब ये बहुत ज़रूरी है कि पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में और दक्षिण में कौन से स्थान हैं जो पढ़ते हैं, क्योंकि वो कभी भी आपसे पूछ सकता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है आप इसको ध्यान रखें कि आपका पूर्व में कौन पड़ता है, पूर्व में और पश्चिम में कौन पड़ता है और दक्षिण में कौन पड़ता है, स्थल पे कौन पड़ता है। ये आपका अंडमान निकोबार पड़ जाता है। तो बड़ा निकोबार यानी कि ग्रेट निकोबार पे आपका इंदिरा पॉइंट जो हमारा सबसे दक्षिणी बिंदु है, इंदिरा पॉइंट, ये हमारा पड़ता है। अगर आपको पूछता है कि स्थल यानी कि भूमि पर, भारत की मुख्य भूमि पर कौन सा है, तो आप कौन सा लगाएंगे, कन्याकुमारी लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे, कन्याकुमारी लगाएंगे। और ऐसे ही पूर्वी बिंदु पूछता है, पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो आप कौन सा लगाएंगे, केबिथु लगाएंगे। कौन सा, केबिथु आपका सबसे पूर्वी बिंदु होगा। और सबसे उत्तरी बिंदु पूछता है तो आप कौन सा लगाएंगे, इंदिरा कौल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इंदिरा कौल।
इसको लगा देना है। पश्चिमी बिंदु पूछता है आपसे कि कौन सा है, तो आप गुहार मोती या गोर मोता लगा सकते हैं। गोहर माता भी इसको बोलते हैं, गोहर माता। कुछ भी आप पूछता है तो आप इनमें से लगाएं। तो ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया आपका मुख्य भूमि पर, और ये हो गया साउथ यानी कि दक्षिणी बिंदु, और ये हो गया पश्चिमी बिंदु। तो इस तरीके से आपसे पूछ सकता है कि पूर्वी कौन सा है, पश्चिमी कौन सा है, उत्तरी कौन सा है, दक्षिणी कौन सा है, मुख्य भूमि पर कौन सा है। तो इस तरीके से आप कोई भी पूछे आप लगा दें और आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपकी हमें आप पे और अपने आप पे पूरा भरोसा है कि आप इन क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से समझेंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो इसी सीरीज को हम और आपके लिए इसी सीरीज को लाए हैं आपको और आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, ये हमसे अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, तो आपको बताना है। मैंने जैसे कि बताया, तो बड़ा निकोबार यानी ग्रेट निकोबार पे है। कहाँ है, अंडमान निकोबार के एक आइलैंड जो बड़ा निकोबार या ग्रेट निकोबार जिसको कहा जाता है वहाँ पे है। और कौन सा है, तो मैंने अभी जस्ट बताया, इंदिरा पॉइंट है। सबसे दक्षिणी बिंदु पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। तो आप कन्याकुमारी इसमें आंसर लगाएंगे कि बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर सब वहाँ पे मिलते हैं। तो आप इसको लगा दें कि आपको यहाँ पे कन्याकुमारी में तीनों मिलते हुए दिखाएंगे, जैसे कि भारत का ये और यहाँ। तो जैसे पूछा है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और ये आपका हिंद महासागर, चूँकि ये पूरा है तो यहाँ पे मिलते हैं। और ये हमारा पॉइंट यहाँ मैंने अभी जस्ट बताया ऊपर, ये कौन सा है, ये कन्याकुमारी है जो हमारी मुख्य भूमि पर सबसे दक्षिणी बिंदु है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती, यानी बांग्लादेश से नहीं मिलती है, वो आपको पूछी गई है। तो आपको समझना है कि बांग्लादेश से कौन सी सीमा लगती है। तो जैसे मैं पे ये और ये हमारा बांग्लादेश इधर हो जाता है ये वाला, तो इससे कौन सी सीमा लगती है ये पूछा गया। तो नहीं मिलती है ये बताना है। तो यहाँ त्रिपुरा पड़ता है, यहाँ पे मिजोरम पड़ता है, और इधर मेघालय और इधर मणिपुर पड़ता है। तो आप देख रहे हैं कि मेघालय इस पे मिलेगा, यहाँ टच करता है, त्रिपुरा यहाँ टच करता है, मिजोरम यहाँ टच करता है, लेकिन मणिपुर जो है वो टच नहीं करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मणिपुर। बांग्लादेश से नहीं लगती इसकी सीमा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएँ भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती, यानी ये नहीं शब्द पे बहुत ध्यान देना है, नहीं मिलती है। तो आप जैसे जानते हैं कि हमारे ये भूटान इस तरीके से यहाँ पड़ जाता है, भूटान, ये हमारा भूटान है। अब ये पूछ रहे हैं कि इससे कौन सी सीमा भारत की नहीं लगती है, तो किस राज्य की नहीं लगती। तो हमारा सिक्किम तो ये है ही, इसकी लगती है। मेघालय चूँकि इस तरीके से है, ये इससे तो सीमा बनाता है लेकिन भूटान से नहीं बनाता है। तो हमारा आंसर तो वैसे यही बन जाएगा। और वेस्ट बंगाल यहाँ तक है, तो इसलिए ये भी टच करता है, ये भी टच करता है और ये भी करता है। मेघालय आपका भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है। अगला क्वेश्चन ऐसे देखते हैं कि कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। अधिकतम पूछी है, कौन सी नहीं, कौन सी है ये नहीं पूछा, ये पूछा है कौन सी अधिकतम है, किस राज्य की सीमा अधिकतम है जो म्यांमार से स्पर्श करती है, टच करती है। तो हमारे अरुणाचल प्रदेश की सीमा सबसे ज़्यादा इसको टच करती है। जैसे ये सिक्किम और ये अरुणाचल प्रदेश और ये हमारे पूर्वी राज्य हो जाते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम। तो इस तरीके से अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है वो इधर म्यांमार है, जिसके साथ सबसे ज़्यादा लगती है। फिर नागालैंड आ जाता है और फिर मणिपुर आ जाता है और ये मिज़ोरम है। तो इस तरीके से अरुणाचल प्रदेश हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है, यानी नहीं लगती है। तो आप जानते हैं, मैंने अभी बताया, मिज़ोरम नागालैंड की लगती है, मिज़ोरम की लगती है, अरुणाचल प्रदेश की लगती है, लेकिन असम की हमारी सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती, नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। एक बताना है जो पाकिस्तान से सीमा आपका साझा करता है। तो ऐसे हम जानते हैं, सीधा क्वेश्चन लगा आंसर देखते हैं कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश है तो नहीं होगा। इधर हम देखते हैं कि पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, तो हमारा इसकी वजह से, हरियाणा की वजह से नहीं होगा। और इधर पंजाब, हिमाचल प्रदेश की नहीं होगा। तो बचता है हमारा पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, यानी कि ये 4 राज्य हैं जो पाकिस्तान यानी कि हमारे पश्चिमी सीमा जो पाकिस्तान के साथ साझा करते हैं।
कौन से हैं? तो यहाँ पे हमारा पंजाब है, यहाँ हमारा जम्मू कश्मीर है, यहाँ हमारा राजस्थान है और यहाँ हमारा गुजरात है। यानी ये राजस्थान, ये गुजरात, ये पंजाब और ये जम्मू एंड कश्मीर हमारे इससे सीमा साझा करते हैं पाकिस्तान से। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा पूछा है, तो किसके साथ होगी? तो हमारी किसके साथ होगी? चीन के साथ होगी या नेपाल की होगी या पाकिस्तान की होगी या बांग्लादेश के साथ होगी। तो आप जानते हैं, अगर इसकी आपको दूरियां पता है तो आप आसानी से इस आंसर को लगा लेंगे कि किसके साथ सबसे ज़्यादा सीमा इसकी लगती है। तो आप जानते हैं कि इसकी हम लोग अगर चर्चा करें तो इसकी 3400 किलोमीटर के आसपास सीमा है, इसकी 1700 किलोमीटर के आसपास सीमा है, इसकी 3300 किलोमीटर के आसपास सीमा है और इसकी 4000 के आसपास सीमा है। तो आप देख रहे हैं कि किसकी स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा होगी। तो आप ऐसे आसानी से इसको लगा सकते हैं। तो अब इसमें से आपका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश के साथ आपके सबसे बड़ी सीमा स्थलीय सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन है कि रेड क्लिफ रेखा कौन सी रेखा है? तो ये किसके बीच में पड़ती है, यह पूछा जा रहा है। तो हम सब जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ये सीमा पड़ती है। आगे चर्चा करते रहेंगे कि कौन सी और टूरन लाइन जो है किसके साथ करती है, तो अफ़गानिस्तान के साथ करती है। और रेड क्लिफ आपके पाकिस्तान के साथ करती है, रेड क्लिफ, और ये डूरन हो गई अफ़गानिस्तान के साथ, ये पाकिस्तान के साथ। ऐसे ही फिर से पूछा है कि कौन सी सीमा पाकिस्तान और भारत के बीच की एक प्रकार की है, उदाहरण है। तो अध्यारोपित सीमा है, अध्यारोपित सीमा है, ये बनाई गई है, नेचुरल नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, इसीलिए इसको अध्यारोपित यानी आरोपण किया गया है, इसको बनाया गया है। इसीलिए पाकिस्तान और भारत के बीच की सीमा को अध्यारोपित सीमा, और इसी को हम रेड क्लिफ बोलते हैं, रेड क्लिफ रेखा या सीमा बोलते हैं, क्योंकि रेड क्लिफ इसके अध्यक्ष थे जब बन रही थी तब, इसीलिए इनके नाम पर ही इस सीमा का नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि मैकमोहन रेखा किन को विभक्त करती है या किन के बीच में है? तो आप सभी जानते हैं कि भारत और चीन के बीच में ये मैकमोहन रेखा है। तो अगला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा भारत जो है वो श्रीलंका से अलग होता है? तो आपको बताना है कि भारत जो है वो श्रीलंका से किस चीज़ से कैसे अलग होता है, ये आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि भारत जो है ये श्रीलंका से जल के माध्यम से अलग होता है। और कौन सी चीज़ है जो इसको अलग कर रही है? तो ये होगी नहीं, ये होगी नहीं और ये होगी नहीं। तो बचती है पाक जलडमरू मध्य। जो पाक जलडमरू मध्य है वो यहाँ पे है। तो पाक जलडमरू जल संधि या जलडमरू मध्य भारत को श्रीलंका से अलग करता है। तो इसी तरीके से आप इन सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं कि कौन सा राज्य की सबसे बड़ी सीमा है, पाकिस्तान के साथ कौन सी सीमा साझा करती है, अफ़गानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, चीन के बीच में कौन सी रेखा है। इस तरीके से आप जान सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं, तीन देश क्रम से नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। अब ये पूछ रहा है किस प्रदेश, यानी किस प्रदेश या किस राज्य की सीमा पूछ रहा है कि नेपाल से भी टच करे, भूटान से भी करे और चीन से भी करे। तो आप सभी जानते हैं कि सिक्किम ऐसा राज्य है जिसकी सीमा इधर आप जानते हैं कि ये सिक्किम ऐसे पड़ता है, तो इधर भूटान हो जाता है, इधर चीन हो जाता है और इधर आपका नेपाल हो जाता है, जिससे तीनों से इसकी सीमा ये हमारा सिक्किम है। क्या है? सिक्किम है। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि सिक्किम से तीनों देशों की सीमाएं साझा करती हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? यानी कि ये पूछ रहा है कि ऐसा राज्य का नाम बताइए भारत के जिसके तीनों तरफ हो वो क्या हो? अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो। तो ऐसा आप जानते हैं कि त्रिपुरा है, जिसके तीनों तरफ ये त्रिपुरा है और इसके तीनों तरफ जो है बांग्लादेश की सीमा लगती है। किसकी लगती है? बांग्लादेश की सीमा लगती है। इसीलिए हम जानते हैं कि त्रिपुरा ऐसा राज्य है जहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा तीनों तरफ से लगती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम है। तो आप सभी जान रहे हैं कि अभी जस्ट हम पीछे किए हैं कि नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश, इसका हमने 17 के आसपास बताया। 17-15 किलोमीटर होता है वैसे तो, लेकिन 1700 आप मान लें, इसको 3300 माने, इसको 34 माने। ये याद रखने में थोड़ा आसानी होती है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, और लगभग तो आप जान ही रहे हैं। तो इसी तरीके से ये 4000 किलोमीटर के आसपास है, तो इसको 40 किलोमीटर के आसपास आप मान के चलें शॉर्ट में। तो इस तरीके से आप आसानी से आंसर लगा लेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो आप इस तरीके से आपका आंसर नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश हो जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः
एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे क्या कहा जाता है, तो ऐसा पूछा जा रहा है। तो जैसे सभी आप जानते हैं कि पेंजिया एक हमारा स्थल खंड हुआ करता था, और एक पैंथालासा ये सागरीय क्षेत्र हुआ करता था, ये स्थल था। और जब इसमें विभाजन हुआ तो दो भागों में ये टूटा, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो हमारा जो भारत है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ये इसमें आंसर लगाना है। तो इस तरीके से हम बढ़ते हैं कि भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। तो भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, तो आप कितना लगाएंगे, 4। एनसीईआरटी में अगर पूछता है तो एनसीईआरटी के हिसाब से आप कौन सा आंसर लगाएंगे, 6। तो ऑप्शन के हिसाब से आप इसमें आंसर लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, जिनमें स्वतः पानी आता है उनको पाताल तोड़ कुएं बोलते हैं। और ये कौन सा क्षेत्र होगा उत्तराखंड का, तो पूछा जा रहा है। तो ये अक्सर तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो उत्तराखंड का ये तराई क्षेत्र ऐसा है जहाँ पाताल तोड़ कुएं आपको देखने को मिलेंगे। अब ये पूछ रहे हैं केरल का कुट्टानड़, केरल का कुट्टानड़ प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है, तो ये पूछा जा रहा है। तो ये भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, इसीलिए कुट्टानड़ जो है ये प्रसिद्ध है, न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा मरुस्थल है, ये पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा मरुस्थल है, ये पूछा जा रहा है कि अब बताइए, असम क्षेत्र है, गंगा क्षेत्र है, मध्य भारत क्षेत्र है या सिंधु क्षेत्र है। तो सभी जानते हैं कि कौन सा क्षेत्र जो है मरुस्थल में आता है, तो सभी जानते हैं कि कौन सा क्षेत्र आता है, तो सिंधु क्षेत्र हमारा मरुस्थल में आता है। कौन सा आता है, तो हमारा सिंधु मरुस्थल में आता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। नवीनतम पूछा है, यानी सबसे पहले वाली पूछा है। नवीनतम मतलब न्यू। तो सबसे बाद में कौन सी है, तो हम सब जानते हैं कि गोंडवाना है। यानी जैसे देखें तो पहले धारवाड़ थी, फिर आपकी कुड़प्पा, दूसरे पे फिर विंध्यन, और फिर चौथे पे ये, यानी सबसे नवीनतम है ये हमारी गोंडवाना है। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं कि गोंडवाना जो है वो सबसे नवीनतम भारत की चट्टान है। अगला क्वेश्चन है कि गंगा के मैदान को किस रूप में वर्णित किया जाता है, तो यानी कैसे तरीके के एरिया में इसको वर्णित करते हैं, तो हम कैसे में करते हैं, जियो सिंक्लाइन, क्योंकि यहाँ पे नदियों के द्वारा मिट्टियाँ ला के छोड़ी गई और ये छिछला क्षेत्र बन गया पानी का। ये तहते सागर हुआ करता था, जिसमें अवसाद आते गए और वो भरता गया, छिछला क्षेत्र बना, जिसको सिंक्लाइन एरिया बोलते हैं। इसी में गंगा के मैदान का निर्माण हुआ। अगला क्वेश्चन है कि कथन और कारण के रूप में दिया हुआ है, आपको कथन और कारण समझना है और व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चीज़ भी जाननी है। तो हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी हैं, ये बात सही है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है, ये भी बात सही है, लेकिन ये व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि हिमालय की नदियाँ सतत वाहिनी तो हैं, लेकिन इनको सतत वाहिनी बनाने में इस दक्षिण पश्चिम मानसून का हिस्सा काम करता है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि सतत वाहिनी बनाने के लिए, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून मैक्सिमम 4 महीने के लिए आते हैं और 8 महीने ये बिना मतलब वर्षा नहीं करवाते हैं। तो 8 महीने तक जल का फ्लो यानी वाटर फ्लो कैसे होता है, तो वो आइस की वजह से होता है। जो हिमालय पे हिम पिघलती है उससे जो वाटर बनता है उससे वो सतत रहती है, यानी सतत वाहिनी बनी रहती है। इसलिए दोनों क्वेश्चन सही हैं परंतु व्याख्या नहीं करते। इसी तरीके से आपको बढ़ना है कि हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों में हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है, प्राचीनतम पूछा जा रहा है। तो आपको बताना है कि ये है कि ये है कि ये है कि ये है, तो कौन सी आपको बतानी है कि प्राचीनतम श्रेणी तो कौन सी श्रेणी है। तो आप बता सकते हैं कि बृहद यानी ग्रेट हिमालय श्रेणी सब इन सब में सबसे पुरानी है, सबसे प्राचीनतम है। अगला क्वेश्चन है कि यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता। तो ये पूछा जा रहा है कि क्या होता, तो 3 पॉइंट दे रखे हैं और आप ऐसे क्वेश्चन में अक्सर जल्दी जल्दी पढ़ के आप लगा सकते हैं। देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता है, ये भी बात सही है। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता, ये भी बात सही है। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता, ये भी बात सही है। तो आप तीनों लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। तो उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे जो भी क्षेत्र फैला है उसको क्या बोलेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम भावर क्षेत्र बोलेंगे। कौन सा बोलेंगे, भावर, क्योंकि ये बड़े बड़े गोलास पत्थर से, कंकड़ पत्थर से बना होता है और 8 से 10 किलोमीटर के एरिया में फैला होता है हिमालय के गिरपदी क्षेत्रों में। तो इस तरीके से इसको जान सकते। इसके नीचे तराई क्षेत्र होता है, इसके नीचे तराई होता है, फिर आगे जाके बांगर और खादर।
तो इस तरीके से आप जान सकते हैं। ये भाबर क्षेत्र हो गया। कौन सा हो गया? ये भाबर, ये तराई इसके नीचे, जिसमें पाताल तोड़ कुएं पाए जा रहे थे। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? हिमालय का पर्वत प्रदेश पूछ रहे हैं। तो आप सभी जानते हैं ये तो नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो हमारा शिवालिक हिमालय जो है वो पर्वतपदीय प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है कि कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच में पड़ता है? ये सभी जानते हैं आप। और कुमाऊं हिमालय को आपसे पूछा जाता है तो आप कौन सा हिमालय लगाएंगे, तो आपको ये पूछा जा रहा है। तो इस तरीके से आप कुमाऊं हिमालय कौन सा लगाएंगे, किन किन के बीच में? तो सतलज और काली के बीच में, सतलज और काली के बीच में। ऐसे ही आपसे पूछता है पंजाब का, तो आप सिंधु सतलज के बीच में लगाएं। आपको पूछता है कुमाऊं हिमालय, तो सतलज और काली के बीच में लगाएं। ऐसे ही नेपाल का या ऐसे आगे क्षेत्र जो पूछता है, काली से आप तिस्ता तक जाते हैं। फिर असम क्षेत्र पूछता है तो तिस्ता से ब्रह्मपुत्र जाते हैं। तो इस तरीके से आप लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है कि शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। तो भाबर क्षेत्र किसका उदाहरण है? इसका या इसका या इसका? तो आप जानते हैं गिरपत की स्थिति का। किसका उदाहरण होगा? गिरपत की स्थिति। तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा कि शिवालिक जो है वो किस तरीके का है। तो भाबर क्षेत्र का उदाहरण गिरपत क्षेत्र का, गिरपत क्षेत्र में भाबर क्षेत्र पाए जाते हैं, तो उसका ये उदाहरण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित में से क्या देखेंगे? गहरे गड्ढ देखेंगे, युगाकार वाले नदी मार्ग देखेंगे, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ देखेंगे, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता देखेंगे। तो इसका आंसर आप क्या लगाएंगे? आप सोचिए। और बेसिकली ये सारी चीज़ें देखेंगे तो इसीलिए आपका आंसर डी हो जाना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है? सबसे नवीनतम पूछिए तो आप सभी से नवीनतम कौन सी लगाएंगे? सबसे नवीनतम कौन सी लगाएंगे? सबसे नवीनतम कौन सी लगाएंगे? हिमालय की शिवालिक जो है वो सबसे बाद में बनी, इसलिए आपका आंसर बनेगा शिवालिक। ऐसे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर दिशा की ओर निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली। तो आप नीचे से यानी कि साउथ से नॉर्थ के लिए सीरीज लगानी है। पर्वत श्रेणियों की सीरीज है, आपको जानना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पीर पंजाल श्रेणी सबसे कम यानी कि साउथ में, उसके ऊपर जास्कर श्रेणी, उसके ऊपर लद्दाख श्रेणी, उसके ऊपर काराकोरम श्रेणी पड़ती है। तो आप इसका आंसर ये लगाएंगे। कैसे पड़ती है मैं बताता हूँ। जैसे ये श्रेणियाँ हैं, तो ये हमारी काराकोरम, ये हमारी लद्दाख, ये हमारी जास्कर और ये हमारी है पीर पंजाल। तो इस तरीके से ये साउथ से नॉर्थ के लिए लगने वाली हैं। पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। तो इस तरीके से आपसे पूछता है कि कौन सी उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणियाँ हैं, तो आप लगाएंगे पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समूह में कौन सा पूर्व से पश्चिम की तरफ पर्वत शिखरों का सही क्रम है? पूर्व से पश्चिम की तरफ लगाना है। तो आप कौन सा लगाएंगे? पूर्व से पश्चिम की तरफ लगाना है। तो आप सभी जानते हैं कि कंचनजंगा जो है वो सिक्किम और नेपाल पे है। उसके बाद एवरेस्ट नेपाल में है। अन्नपूर्णा उसके बाद पड़ता है, धौलागिरी उसके बाद पड़ता है। तो कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी, इस तरीके से आप आंसर लगा देंगे कि पश्चिम से पूर्व की तरफ ये हमारी सीरीज हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीनतम पूछा है। तो आप कौन सी सबसे नवीनतम श्रेणी है वो आपको बतानी है। तो कौन सी हो जाएगी? पटकाई श्रेणियाँ। चलो ये हिमालय की श्रेणियाँ हैं और ये हमारे पूर्वांचल में पड़ती हैं, जैसे कि ये मैप हो गया। तो पटकाई श्रेणियाँ हैं कौन सी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाली श्रेणियाँ जो है यहाँ पे वो सारी पटकाई श्रेणियाँ बोली जाती हैं। पटकाई श्रेणियाँ बोली जाती हैं, जिसमें कई सारी है। पटकाई गुम है, फिर नागा, फिर मणिपुर या मिजोरम पहाड़ियाँ हैं। तो ये बटी हुई हैं, कई भागों में बटी हुई हैं, तो लेकिन बेसिकली इनको पटकाई श्रेणियाँ कहा जाता है और ये सबसे नवीनतम है इनके कंपैरिजन में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में कौन सा पटकाई श्रेणियों से संलग्न नहीं है, यानी कौन सा जुड़ा नहीं। तो जैसे मैंने अभी बताया कि ये जो हमारा पूर्वी एरिया है म्यांमार के साथ टच करता है, इसमें पटकाई श्रेणियाँ टच करती हैं भारत के भाग के। तो इसमें कौन सा नहीं आएगा? आप समझ जाएंगे कि मणिपुर है, नागालैंड है और मिजोरम भी है, लेकिन त्रिपुरा जो है वो नहीं है। तो आंसर कौन सा होगा? त्रिपुरा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अटल टनल के बारे में चर्चा की गई थी, उसको समझ लेते हैं। कि ये पूछा जाता है, कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसीलिए आपको समझना है कि कौन सा सही है। तो इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO द्वारा किया गया, ये बात सही है।
ये मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है, ये भी बात सही है। और ये पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला यानी हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है, ये भी सही है। और ये भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये भी सही है। तो इस तरीके से आपका आंसर चारों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी है। ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लें, कभी भी पूछ सकता है। किसके बीच में पड़ती है, तो ये बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में पड़ती है। बृहद हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में हमारी कश्मीर घाटी पड़ती है। चूँकि यहाँ केसर की खेती होती है, इसको सैफरॉन भी बोलते हैं। और इस यहाँ पे जो भूमि होती है या मिट्टी होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग करेबा भूमि बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं, करेबा। तो कभी भी पूछ सकता है कि करेबा भूमि कहाँ पे मिलती है, तो जम्मू कश्मीर में। और क्या किस लिए फेमस है, तो केसर की खेती के लिए फेमस है कश्मीर घाटी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है। अक्साई चीन का भाग कौन सा होगा, हमारा लद्दाख, जिस पे हमारी चीन के साथ अभी झगड़े होते रहते हैं। पिछले कई सालों से हमारे झगड़े लगातार बने हुए हैं, जिन पर भारत और चीन के साथ चल रही है, और ये हमारे लद्दाख क्षेत्र का भाग हो जाता है। हिमाचल पर्यायवाची है। हिमाचल किसका पर्यायवाची है, तो ये मध्य हिमालय का, यानी कि हिमाचल हिमालय या मध्य हिमालय, दोनों एक ही पर्वत श्रेणी को बोला जाता है। जो बृहद हिमालय के नीचे और शिवालिक के ऊपर, यानी इन दोनों के बीच में जो पड़ती है उसको मध्य हिमालय बोलते हैं। और इसी का दूसरा नाम हिमाचल हिमालय पड़ता है। इस तरीके से आप इसका आंसर लगा दें कि हिमाचल हिमालय मध्य हिमालय को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कथनों पर विचार करना है और कौन से सही हैं, इस पर चर्चा करनी है। तो पहला है कि भारत में हिमालय केवल पाँच राज्यों में फैले हैं, ये गलत हो जाएगा। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला, ये भी गलत हो जाएगा। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली है, ये बात सही है। ये हमारे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में फैली हुई है, इसलिए आपका आंसर केवल 3 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। हिमालय पर्वत श्रेणियाँ किस राज्य का हिस्सा नहीं है, तो आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है, हिमाचल प्रदेश का है, उत्तराखंड का है, सिक्किम का है, उत्तर प्रदेश का नहीं है। तो जल्दी जल्दी आंसर लगाने दोस्तों। और चूँकि अगर आपको यह सेशन अच्छा लग रहा है तो आप इसको शेयर कर लें, अपने दोस्तों को बताएं, जिससे उनकी भी तैयारी अच्छी हो सके और आपको और अच्छा ज्ञान प्राप्त करने के लिए और अच्छी नॉलेज बढ़ाने के लिए इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो भी मिल जाए। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है। ये फिर से नवीनतम श्रेणी पूछ रहा है, आपको जानना है कि पूर्वी घाट है या विंध्याचल श्रेणी है, अरावली श्रेणी है या हिमालय श्रेणी। तो आपको बतानी है कि इसमें नवीनतम कौन सी है। तो आप सभी जानते हैं कि हिमालय श्रेणी जो है वो नवीनतम है। कौन सी है, नवीनतम है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं कि कथन और कारण बताने हैं। कथन कारण पूछे जा रहे हैं कि भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है, सही बात है। और हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम अवस्थित हैं, ये भी सही बात है। दोनों व्याख्या करते हैं और दोनों व्याख्या भी करते हैं और दोनों सही भी हैं। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है, किसका उदाहरण है। तो आप जानते हैं कि मणिपुर में कौन सी झील है, मणिपुर में लोकटक झील है। और जो किस लिए फेमस है, सरोवरी मैदान के लिए। सरोवरी मैदान का एक इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। तो वो तैरते हुए कौन सी है, लोकटक। ये तैरता हुआ इस पे राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ पे फुमडी घास पाई जाती है, जिसके लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत श्रेणियों के संबंध में पूछा गया है, कौन से सही है। तो आप जानते हैं कि मुख्य हिमालय की परत चट्टानें जीवाश्महीन है, ये गलत बात है, जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। लघु हिमालय की परत चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, ये बात सही है। बाह्य हिमालय और शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। बाह्य हिमालय और शिवालिक में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं, यानी कि ये भी आपका ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है 1 गलत हो जाता है। तो आप इस तरीके से आंसर लगा देंगे। कौन सा कूट आपका सही होगा, आंसर जो बनेगा आपका वो 2 और 3, ये आपके आंसर सही होंगे। पहला आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है। जैसे कि अभी पहले हमने बताया कि कौन से भाग पर पाई जाती है। तो आप जानते हैं कि कश्मीर हिमालय, कौन सा, कश्मीर हिमालय में करेवा यानी जम्मू कश्मीर घाटी में पाई जाती है, जिसमें कौन सी खेती करी जाती है, तो केसर, जिसको सैफरॉन भी बोलते हैं, केसर की खेती करी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है। तो कैलाश पर्वत पूछ रहा है, कहाँ पे मिलेगा, आप सभी जानते हैं, तो तिब्बत में पड़ता है कैलाश पर्वत। अगला क्वेश्चन है कि
निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी पर्वत हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। अब ये बताना है कौन सी है। तो आप जान रहे हैं कि चोओ और ल्होत्से ये दोनों जो हैं पर्वत श्रेणी में पाई जाती हैं। बाकी ये और ये साउथ में है, तो इसलिए इनका आंसर जो बनेगा वो 1 और 2 बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला। सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला आप सभी जानते हैं कि अरावली होती है, जिसको रेजिडुअल या अवशिष्ट पर्वत भी बोलते हैं। प्राचीनतम पर्वत प्री कैम्ब्रियन पीरियड में बने थे। तो अगला क्वेश्चन है कि अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं। तो ऐसा पूछता है तो आप सभी जानते हैं कि हिमाचल में है नहीं, आंध्रा में है नहीं, उड़ीसा में है नहीं, तो बचता हमारा राजस्थान है, चूँकि वो 4 राज्यों में पड़ती हैं। 4 राज्यों में पड़ती हैं, इसलिए इसमें एक सटीक आंसर हमारा राजस्थान हो जाएगा। कौन से पड़ती हैं तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, इनमें ये हमें मिलेंगी। अगला क्वेश्चन है कि अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु पूछ रहा है, तो कितनी होगी अनुमानित आयु? 570 मिलियन वर्ष। कितनी होगी? 570 मिलियन वर्ष होगी। तो अगला क्वेश्चन ऐसे हम बढ़ते हैं आगे के रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण निम्न में से कौन, यानी निम्न में से कौन रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण, जो अभी मैंने जस्ट आपको रेजिडुअल यानी अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन सा बनेगा? अरावली। अगला क्वेश्चन है कि देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है। निम्नांकित में से कौन सा क्षेत्र सबसे प्राचीन है, ये पूछा जा रहा है। तो निम्न देश में, ठीक है, अब बताना है कौन सा सबसे प्राचीन है। तो आप सभी जानते हैं कि कौन सा होगा? भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जा रहा है। सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की सभी जानते हैं कि अनाईमुड़ी है। सभी जानते हैं कि अनाईमुड़ी ये कहाँ पे है? जो आप जानते हैं केरल में है। कहाँ पे है? केरल में है। और दोदा बेटा जो है उस दूसरी यानी सेकंड है, ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। तो आप इस तरीके से बनाए कि दोदा बेटा सेकंड, अनाईमुड़ी फर्स्ट है। कहाँ की? दक्षिण भारत की। अगला क्वेश्चन ऐसे ही बढ़ते जा रहे हैं कि नर्मदा और तापी नदियों के मध्य स्थित है। कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं जो नर्मदा और तापी के मध्य स्थित है? तो आप सभी जानते हैं कि कौन सी होंगी? सतपुड़ा होंगी। कौन सी श्रेणियाँ होंगी? सतपुड़ा होंगी। चूँकि बिंद यहाँ है, फिर नर्मदा ऐसे फ्लो करती है, फिर सतपुड़ा पर्वत है, सतपुड़ा श्रेणियाँ हैं, और फिर तापी नदी ऐसे फ्लो करती है। तो इस तरीके से हमारा आंसर जो है वो सतपुड़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम बताना है। उत्तर से दक्षिण की तरफ बताना है। तो आप ऐसे लगाएं कौन सी होगी? तो नल्लामलाई, जवादी, नीलगिरी, अन्नामलाई, तो कौन सी होंगी? आप ऐसे अपना दिमाग लगाएं कौन सी होंगी। तो ये आपका नल्लामलाई, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए और उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व बढ़ते हुए सही क्रम बताइए। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ते हुए सही क्रम बताना है। तो कौन सा वेस्ट में पड़ता है, फिर उसके बाद, तो इस तरीके से आपको लगाते जाना है। तो आप कौन सा आंसर लगाएंगे? तो आपका आंसर कौन सा बनेगा? महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर, खासी पहाड़ियाँ। चूँकि महादेव इधर यहाँ पड़ती हैं, फिर मैकाल यहाँ पड़ती हैं, फिर छोटा नागपुर और फिर खासी यानी मेघालय। तो महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर और ये खासी आपकी मेघालय में होती हैं। तो इस तरीके से आपका आंसर बनेगा पश्चिम से पूर्व की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। तो आप सभी जानते हैं कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? तो ये आपके नीलगिरी पहाड़ी पर मिलते हैं। ये तीनों राज्यों की सीमाओं पर है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ये पूछ रहे हैं दोदा बेटा चोटी स्थित है, तो कौन सी पहाड़ियों में स्थित है ये पूछा जा रहा है। तो आप बता सकते हैं कि कौन सी पहाड़ियों में है, इसमें है या इसमें है, कौन सी में है? तो आप बताइए कौन से में है। तो ये आपका आंसर होगा इस नीलगिरी पहाड़ियाँ। और अन्नामलाई पहाड़ियों में कौन सी है? अनाईमुड़ी। तो अनाईमुड़ी जो है वो अन्नामलाई पे है। नीलगिरी पे कौन सी है? दोदा बेटा है। तो इस तरीके से आपका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। पश्चिमी घाट देखते हैं इसको, ये गलत लग रहा है। पश्चिमी घाट में अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है, ये सही बात है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है, ये भी सही बात है। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियों में मानी जाती हैं, ये भी सही बात है। तो आपका आंसर कौन सा बनेगा कि पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है।
अब ऐसे ही आप अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है, यानी कि केवल एक ही राज्य में स्थित हो, कि अरावली है या सतपुड़ा है या सह्याद्री है या अजंता है। तो आप जानते हैं ये 4 में है, ये भी कई राज्यों में फैली है, ये भी कई राज्यों में, लेकिन अजंता जो है वो सिर्फ महाराष्ट्र में फैली हुई है। तो अगला क्वेश्चन है कि मतलब ऊपर आपका आंसर बनेगा अजंता। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है। इसमें क्वेश्चन मार्क है कि क्या कहलाते हैं, तो ये आपकी सह्याद्री कहलाती है। क्या कहलाती है? आपकी सह्याद्री कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर्वत पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थिति क्रम चुनिए। तो दक्षिण से उत्तर की तरफ आप चुन सकते हैं कि सबसे पहले कौन सी पड़ेंगी, कैमूर पड़ेंगी या नागा या पीर पंजाल या सतमाला। तो इस तरीके से आपको जाना है। तो आप बताइए कौन सी पड़ेंगी, आप दिमाग लगाइए। तो आप देख रहे हैं कि पीर पंजाल सबसे ऊपर पड़ती है, तो मान लो अगर हमने यहाँ लगा दी पीर पंजाल, फिर ये नागा मेघालय वाली, फिर कैमूर यहाँ पड़ेंगी और सतमाला इधर पड़ेंगी। तो आप इस तरीके से आपका आंसर कौन सा बनेगा आप चूज कर सकते हैं कि 1, फिर 2, फिर 1 के बाद 2, फिर 4 और फिर 3। तो इस तरीके से आप जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं वह है। तो कार्डमम यानी इनको हम इलायची पहाड़ियाँ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलायची पहाड़ियाँ। तो किस किस के ये पूछ रहे हैं किन राज्यों की सीमाओं पर हैं, तो सभी जानते हैं कि केरल और तमिलनाडु की सीमाओं पर पड़ती हैं। केरल और तमिलनाडु की, यानी कि ऐसे करके जो यहाँ से एरिया हैं वो कार्डमम या इलायची पहाड़ियाँ बोला जाता है। इलायची पहाड़ियाँ पड़ती हैं। अगला क्वेश्चन है कि सेवरॉय पहाड़ियाँ कहाँ हैं? सेवरॉय पहाड़ियाँ कहाँ हैं, किस राज्य में? तो सभी जानते हैं कि तमिलनाडु में। सेवरॉय पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तमिलनाडु राज्य में। कौन महाराष्ट्र में नहीं है? ये नहीं है कि ये नहीं है कि ये नहीं है कि ये नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सा महाराष्ट्र में नहीं पड़ता है, कौन सा महाराष्ट्र में नहीं स्थित है। तो आपको बता सकते हैं कि ये मांडव पहाड़ियाँ जो है वो गुजरात में है। कहाँ पे? गुजरात में है, इसीलिए ये महाराष्ट्र में नहीं है। सीधा आंसर आपका आंसर बन जाएगा मांडव पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न लिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। गडजात हो गई उड़ीसा, मांडव ये महाराष्ट्र, अभी हम जस्ट ऊपर बता रहे हैं कि ये गुजरात में है, तो ये वाला आंसर आपका सही होगा। बाकी आप देख लें कि नल्ला मलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश, सेवराय तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ियाँ और क्षेत्र पूछा गया है कि कोरोमंडल तट, कार्डमम पहाड़ियाँ कोरोमंडल तट पे हैं, कैमूर पहाड़ियाँ कोकड़ तट पे हैं, या महादेव मध्य भारत में है, या मेकेर पूर्व भारत में है। कौन सी इसमें सही सुमेलित है, ये आपको बतानी है कि कौन सी आपको बतानी है कि सही सुमेलित है। तो देख रहे हैं कि आप ये वाली देखिए, ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। और ये आपकी महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत में, ये बिल्कुल सही है। महादेव पहाड़ियाँ आपकी मध्य भारत में, ये सही है। और कार्डमम पहाड़ियाँ कोरोमंडल पे नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। तो ये दोनों गलत हो गए। और ये मेकर वाली पूर्वोत्तर भारत में पड़ती हैं, तो ये दोनों आपके आंसर सही हो जाएंगे, यानी कि ये वाला आपका आंसर सही होगा। महादेव पहाड़ियाँ भाग है पूछा गया, किसका भाग है? महादेव पहाड़ियाँ भाग है, किसका भाग है? तो ये सतपुड़ा का भाग है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है महादेव पहाड़ियाँ। तो इसी तरीके से आप आंसर लगा सकते हैं, धूपगढ़ चोटी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि धूपगढ़ चोटी स्थित है, कहाँ पे स्थित है धूपगढ़ चोटी? तो आप बताना है कि विंध्य रेंज में है, सतपुड़ा में है, या मैकाल रेंज में है। तो आपको बताना है कि कहाँ पे है। अभी हम जस्ट पढ़ गए हैं, तो धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा रेंज में है। धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा रेंज, जो ये सतपुड़ा इसके ऊपर विंध्याचल है, तो इसी में हमारी धूपगढ़ चोटी पड़ती है। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई, ये देखो क्वेश्चन स्टार मार्क। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई पूछी गई है। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी होगी? तो आप सभी ध्यान रखें कि 1365 मीटर ऊंची है। 1365 मीटर ऊंची है पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई। चूँकि ये 23वें तीर्थंकर जैन धर्म के पारसनाथ के ऊपर मतलब उनको यहाँ पे केवल यानी ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए ये फेमस है पारसनाथ पहाड़ी 1365 मीटर। अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ियाँ और राज्य मिलान करना है। तो आप सभी को मिलान करना है, अपने अपने लगाइए, दिमाग लगाइए कि कहाँ पे होंगे। तो गारो खासी जयंतिया, सभी जानते हैं गारो खासी जयंतिया, तो ए का 1 होगा। तो यानी कि ऐसे चल सकते हैं, ए का 1 होगा गारो खासी जयंतिया। वैसे ही आप बी का यानी मेरी पहाड़ियाँ कहाँ मिलेंगी? तो मेरी आप जानते ही हैं, मेरी, अबोर, मिसमी, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो इस तरीके से बी का 3 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा। और सी का यानी सभी जानते हैं कोल्लई मलाई तमिलनाडु में है। कोल्लई मलाई तमिलनाडु में
डालमा पहाड़ियाँ झारखंड में है। तो इस तरीके से आपका आंसर जो है वो पहला बन जाएगा, पहला आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के संबंध में पूछा है। ये एक बृहस्पति पर्वत है। इसका पूर्वी ढाल क्रम से नीचा होता हुआ पठार है। इसका पूर्वी ढाल क्रम से नीचा होता हुआ पठार है। और तीसरा पॉइंट है इसकी उत्तरी खंड लावा से आच्छादित है। इसका उत्तरी खंड लावा से यानी बेसाल्ट से आच्छादित है। तो आपको बताना है कौन से सही है। तो इस तरीके से कौन से सही है। तो ये तीनों जो है पॉइंट सही हैं पश्चिमी घाट के संबंध में। ये बृहस्पति पर्वत है। पूर्वी घाट क्रम से इसका पूर्वी ढाल जो है वो नीचा होता जाता है, यानी इस तरह ऐसे ये है तो पूर्वी ढाल नीचा होता जाता है। ये बृहस्पति पर्वत है और इसका बेसाल्ट से निर्मित है। तो तीनों पॉइंट जो है आपके सही हो जाते हैं। अगला है कि कोडाई कनाल किस पहाड़ी पर है। तो आप सभी बताएंगे कि ये हमेशा याद रखने वाला स्टार क्वेश्चन है। ये पालनी पहाड़ियों पर, ये तमिलनाडु में पालनी पहाड़ियों पर कोडाई कनाल पालनी पहाड़ियों पर स्थित है। अगला है राज्य और सबसे ऊंची चोटी। तो ये लगाना है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि केरल में कौन सी है, अनाईमुड़ी। तमिलनाडु में कौन सी है, दोदा बेटा। तो ए का 3 इसी से बन जा रहा है। फिर भी आप बी का 4, जैसे सभी जानते हैं सारामती। उत्तराखंड में नंदा देवी है। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं कि अपना 3 4 2 1, यानी केरल में अनाईमुड़ी, नागालैंड में सारामती, उत्तराखंड में नंदा देवी, तमिलनाडु में दोदा बेटा, ये चोटियाँ हैं। तो मिलान करना बहुत आसान हो जाता है आपके लिए। अगला है कि मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम बताना है। पश्चिम से पूर्व सही क्रम बताना है। तो पश्चिम से पूर्व सही क्रम आप बता सकते हैं कि कौन सा पड़ेगा। तो कौन सा पड़ेगा, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर। सतपुड़ा सबसे पहले, फिर महादेव पड़ेंगे, फिर मैकाल और फिर छोटा नागपुर। तो आपका पश्चिम से पूर्व की तरफ कौन सा आंसर सही हो जाएगा, वो बी आंसर। अगला क्वेश्चन है कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी होंगी। तो कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ आप अनुमान लगा सकते हैं। तो अभी हम जैसे बताए थे कार्डमम पहाड़ियाँ, यानी कि इलायची पहाड़ियाँ जिनको बोलते हैं, वो हो जाएंगी आपके आंसर। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। चाय बागान नहीं है तो किस पे नहीं होगा। तो आप जान सकते हैं कि किस पे नहीं होगा आप बताइए। तो ये गुजरात है। गुजरात के गिरनार में ये चाय पहाड़ियाँ नहीं होंगी। बाकी हर जगह आपको यहाँ कानन देवन सब जगह चाय के बागान मिल जाएंगे, लेकिन गिरनार यानी गुजरात में आपको चाय के बागान नहीं मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ी क्षेत्र और भारतीय राज्यों में अवस्थिति, इसके बारे में पूछा गया है। तो आपको लगाना है कि कौन सा सही है। तो सभी जानते हैं कि बटेश्वर बिहार में है और धोसी जो है वो हरियाणा में है। धोसी हिल्स। तो ए का 3 और डी का 1, ए का 3 डी का 1 और इस तरीके से। और फिर उसके बाद चिन पहाड़ियाँ जो है वो मणिपुर में पड़ जाती हैं। तो और बेलारी पहाड़ियाँ कर्नाटक में। तो ये आंसर आपका हो जाएगा, आपका डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिखर यानी चोटी और पर्वत किस में है। तो ऐसा पूछा गया है कि ये कहाँ पे है। तो आप कौन सा लगाएंगे कि नामचा वर्मा कहाँ पे पड़ेगा। आप सभी जानते हैं कि नामचा वर्मा कहाँ पड़ेगा। तो ये सिर्फ ये पूछा है कि सुमेलित कौन सा है। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो अरुणाचल प्रदेश में है और ये इधर अपना हिमाचल की तरफ पड़ जाता है। तो इस तरीके से ये वाला तो गलत हो गया। नंदा देवी कुमाऊँ ऐसा पूछा है, तो नंदा देवी कुमाऊँ यानी ये सही है। नौकरेक सिक्किम में नहीं है, नौकरेक जो है मेघालय में है। तो ये भी गलत हो जाता है, ये भी गलत हो जाता है। बचता है आपका केवल 2 आंसर, केवल 2। अब अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट कहाँ है। तो सभी जानते हैं नेपाल में है। कहाँ है, नेपाल में है। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल हुई, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल हुई। तो आप सभी बताएंगे कौन सा नाम है उनका, क्या नाम है आपका, बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला, तो पूछता है तो आप कौन सा लगाएंगे, जुंको ताबेई आप आंसर लगाएंगे। अब अगर ऐसे पूछता है कि 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पर्वतारोही, तो कौन सी आप लगाएंगे, संतोष यादव। प्रथम बार भारतीय पूछता है तो बछेंद्री पाल, 2 बार पूछता है संतोष यादव। अगला ऐसे क्वेश्चन बढ़ते हैं कि भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो आप जानते हैं कि K2 जो है भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहता तो आप जगह लगाते हैं। ये भारत की पूछ रहा है, ध्यान रखना। अगर वो विश्व की पूछता है तो आप ये लगाएंगे, भारत की पूछता है तो ये लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। अब चूंकि इसमें वो नहीं है K2, तो आप कौन सा लगाएंगे, कंचनजंगा लगाएंगे। नंदा देवी स्थित है। नंदा देवी कहाँ स्थित है, तो भाई उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। गुरु शिखर पर्वत चोटी निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ है। तो गुरु शिखर आप सभी जानते हैं कि गुरु शिखर जो है वो राजस्थान में है। कहाँ है, गुरु शिखर राजस्थान में है। उस अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है। भारत में नहीं है तो आप जानते हैं ये भी है, नंदा देवी भी है, गोसाई थान नहीं है, ये भी है। तो आपका आंसर बनेगा गोसाई थान।
अगला क्वेश्चन है कि भारत के राज्य और सबसे ऊंची चोटी मिलान करना है। आप लगाएं, इसको मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप खुद ही लगा लें, क्योंकि आपको मैं अभी पहले बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच में है वो कौन सी है। तो कुल्लू घाटी किन किन के बीच में है, तो आप सभी जानते हैं कि धौलाधार या धौलाधर और पीर पांजाल के बीच में आपको ये मिलेंगी कुल्लू घाटी। और मैंने वो बताया कि पश्चिमी कश्मीर घाटी किसमें है, तो आप कश्मीर को ग्रेट हिमालय और पीर पांजाल, ग्रेट हिमालय एंड पीर पांजाल के बीच में याद रखें। इन दोनों के बीच में कश्मीर घाटी है, कुल्लू घाटी जो है वो धौलाधर और पीर पांजाल के बीच में है। इस तरीके से आप आंसर लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। ये जल्दी से आपको बताना है कि नेलांग घाटी किस राज्य में होगी। तो नेलांग घाटी पूछा है, तो आप आंसर बता सकते हैं उत्तराखंड। नेलांग घाटी कहाँ है, उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई ये मिलान करना है कि घाटी और राज्य का। तो आपको मिलान करना है कि ये कहाँ पे है। तो मरखा घाटी कहाँ है, तो मरखा घाटी कहाँ है। तो इस तरीके से आपको जाना है कि मरखा घाटी कहाँ पे मिलेगी, आपको मिलेगी एका-3 में, सॉरी मतलब मिलांग घाटी। तो मिलांग घाटी आपकी कहाँ पे मिलेगी, आप लगाएं कि मिलांग घाटी आपकी जैसे युथांग घाटी होगी इधर सिक्किम में होगी। तो इस तरीके से ये तो है। अब इससे आंसर लग रहा है, नहीं लग रहा है, इसमें भी डी का 1 है। तो आप कौन सा आंसर लगा रहे हैं कि इसमें मरखा घाटी, जुकू भी आप लगा सकते हैं। जुकू घाटी कहाँ पे मिलेगी आपको, कि जुकू घाटी आपको मिलेगी नागालैंड में। जुकू घाटी आपको मिलेगी नागालैंड में। तो इस मरखा घाटी जम्मू कश्मीर हो जाती है, फिर सांगला जो है आपकी हिमाचल में हो जाती है। तो इस तरीके से आंसर आपका डी आंसर बन जाएगा। भारत में शांत घाटी यानी साइलेंट वैली पूछ रहा है, सबको पता है साइलेंट वैली कहाँ है, साइलेंट वैली कहाँ है, सबको पता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। चांगला जम्मू कश्मीर में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश में और ये सेला उत्तराखंड में। तो ये पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। ये दर्रे हैं, बेसिकली क्या है, दर्रे हैं। लेकिन सेला जो है वो उत्तराखंड में नहीं है, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में है। किस में है, अरुणाचल प्रदेश में। तो आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। बाकी तीनों सही हैं। चांगला जम्मू कश्मीर में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है कि पालघाट निम्नलिखित में से किन के मध्य अवस्थित है। तो ये पालघाट, भोरघाट, थालघाट, ये आपको बताना है किन के मध्य में स्थित है। तो किसके मध्य में होगा, आप अनुमान लगाइए। तो ये नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में है। चूँकि थालघाट और भोरघाट ये महाराष्ट्र में है और पालघाट जो है वो इन पे नीलगिरी और अन्नामलाई में यहाँ पे पड़ता है, यानी कि कर्नाटक और केरल के सीमा के आसपास और तमिलनाडु। तो ये नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों पे मिल जाएगा। इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है। तो मैंने बताया कि थालघाट है, भोरघाट है, पालघाट है, लेकिन खैबर दर्रा नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा खैबर दर्रा। अब पूछ रहा है कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, सिपकिला हिमाचल प्रदेश सही है। लिपुलेख उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये उत्तराखंड में है। कहाँ है, उत्तराखंड, इसीलिए आपका सुमेलित नहीं है ये वाला। बाकी सिक्किम में नाथुला है जो जिला कश्मीर में है। तो इस तरीके से आंसर सही हो जाएंगे। पर्वत दर्रे पूछा है और राज्य पूछा है, आप कौन सा अब लगाइए कौन सा सुमेलित नहीं है। ये है बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश में है, नाथुला मेघालय में नहीं है, अभी जस्ट ऊपर बताया ये सिक्किम में है। कहाँ है, सिक्किम में है। ये कहाँ है, सिक्किम में है, जो जिला जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है। तो किससे होकर लेह जाने का रास्ता है आपका, तो किससे होकर लेह जाने का दर्रा है। तो आप कौन सा आंसर लगाएंगे, तो आपका जोजिला जो है वो लेह जाने का रास्ता हो जाता है। अगला क्वेश्चन इसी तरीके से जल्दी बढ़ते हैं कि पहाड़ी दर्रा और राज्य। तो पहाड़ी दर्रा और राज्य लगाइए पहाड़ी दर्रा और राज्य कौन सा है। तो बनिहाल कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। बनिहाल कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। और नाथुला सब जानते हैं सिक्किम में है। नीति कहाँ है, उत्तराखंड में। सिपकिला कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका आंसर बी हो जाएगा। ऐसे ही आप इसको भी लगाएं, इसको मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप ही को लगाना है। पॉज करके लगाइए और फिर आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है, ये सुमेलित नहीं है। तो जलेपला पूछा है, माना है, सिपकिला तो अभी जस्ट बताया कि ये हिमाचल प्रदेश में, तो सुमेलित यही नहीं होगा। बाकी ये है, तो ये सारे सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा उत्तराखंड में अवस्थित है। उत्तराखंड में लिपुलेख अवस्थित है, माना है, नीतू है। तो आपका आंसर लिपुलेख हो जाएगा। उत्तराखंड में स्थित पूछा है तो आप इस लिपुलेख उत्तराखंड दर्रे को बताएंगे। रोहतांग दर्रा पूछा है, रोहतांग दर्रा कहाँ है ये पूछा है। तो आप रोहतांग दर्रा अभी जस्ट बताएं कि कहाँ है। रोहतांग दर्रा बताइए कहाँ है, बताइए रोहतांग दर्रा कहाँ है। रोहतांग दर्रा बताइए, तो रोहतांग दर्रा कहाँ पे है,
रोहतांग दर्रा जिस पे अभी हम कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे, जिस पे टनल के बारे में चर्चा करी थी, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन करते हैं कि किंगरी विंगरी और नीति और माना क्या है? क्या है? क्या है? तो ये क्या है? दर्रे हैं। क्या है किंगरी विंगरी और ये माना नीति क्या है? तो ये दर्रे हैं। और ये अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम लगाना है। तो ये आप पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम लगाइए। तो इसमें कौन सा सबसे पहले आएगा? तो अब सबसे पहले पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहे हैं तो पहले आएगा सिपकीला, फिर आपका कौन सा आना चाहिए? फिर आपका आना चाहिए लिपू लेक उत्तराखंड वाला, फिर आपका कौन सा आएगा? नाथुला आएगा सिक्किम वाला, फिर ये अरुणाचल प्रदेश। तो आप इस तरीके से आंसर लगा सकते हैं। और दोस्तों इस तरीके से हमने सारी सीरीज अभी आज की सीरीज कर ली है और आगे की सीरीज हम जल्दी ही लाने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे अगली सीरीज आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। और जितने सारे क्वेश्चन हमने आपको आज कराए हैं, इनमें से आपके सारे जो भी आपके ज्योग्राफी से क्वेश्चन फंसेंगे, इसी से फंसेंगे। आप चिंता ना करें, इसको बस 1-2 बार देख लें, रिवीजन कर लें, अपने नोट्स का रिवीजन करते रहें, टेस्ट ये लगाते रहें, ये लगाएं, कुछ और टेस्ट लगाएं, लेकिन आप अपनी तैयारी करते रहें। और मैं जहाँ तक समझता हूँ ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। आपको और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहना है। आपको मैं टाइम टू टाइम डेली करंट अफेयर भी पढ़ाते हैं हम लोग, और स्टैटिक पोर्शन भी कराते हैं। तो इसीलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर लें, इसको शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास, जिससे उनको भी फ़ायदा हो। और पीसीएस का एग्ज़ाम हो, किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, उन सब के लिए ये क्वेश्चन फ़ायदेमंद होंगे। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको अपने नए सेशन में। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई में लगे रहिए। धन्यवाद।